नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, आप सभी को पता है हमारे द्वारा इकोनॉमी के फुल कोर्स की सीरीज लाई गई है जो बाइलिंगुअल होने वाली है और जिसके अंदर लगभग 17 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों देखो, आपको यहां पर देखने मिलेगा बेसिक से एडवांस लेकर सारे टॉपिक मैं इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री लेक्चर्स के रूप में आपको कंप्लीट करा रहा हूं। आपको केवल क्या करना है, रोज जुड़ना है और ये सारी बातें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, डेवलप इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, इकोनॉमिकल ग्रोथ, नेशनल इनकम, व्हाट इज जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, पर कैपिटा इनकम, ये सारे टॉपिक, बजट हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं। बजट अभी आया भी हुआ है, सरकार की रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या, कैपिटल इनकम का मतलब क्या, ये सारी बातें हम डिटेल में जान रहे हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं आप लोग लगातार मेरे इस सेशन को सुन रहे होंगे और मैं आशा ये भी करूंगा कि आप ना केवल लेक्चर सुने बल्कि लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें ताकि हमारा लेक्चर आप तक और आते रहे। यह सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। तो भैया, आपका जो भी एग्जाम हो जहां इकोनॉमी से प्रश्न आ रहे हैं, इस सीरीज से आपको सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। चलिए आज के सेशन के अंदर लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम लोग बात करते हैं सरकार के खर्च के बारे में, सरकार के व्यय के बारे में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में। सरकार बेसिकली दो काम कर रही है, एक तरफ से पैसा कमाना, अपनी इनकम कमाना। दो प्रकार की इनकम बता दी है मैंने आपको, रेवेन्यू इनकम टैक्स के माध्यम से, नॉन टैक्स के माध्यम से हो रही है। दूसरा है कैपिटल इनकम, अपनी संपत्ति को बेचकर, डिसइन्वेस्टमेंट करके, उधार लेके, उधार को रिकवर करके सरकार कैपिटल इनकम या पूंजीगत आय करती है। सरकार केवल आय नहीं करेगी, आप और मैं केवल पैसा कमाते नहीं है बल्कि पैसा कमाते हैं ताकि हम खर्च कर पाए। अब भारत सरकार कैसे पैसा खर्च करती है, भारत सरकार के एक्सपेंडिचर को हमें कैसे बजट के अंदर समझना चाहिए, चलिए अब हम उस खर्च की बात करते हैं। वास्तव में साथियों, जिस प्रकार से आय दो प्रकार की है उसी प्रकार से सरकारी खर्चे भी दो प्रकार के हैं। एक है राजस्व खर्च, राजस्व, जिसे अपन इंग्लिश में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। दूसरा है पूंजीगत खर्च, पूंजीगत व्यय, जिसे अपन इंग्लिश में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अपार्ट फ्रॉम द इनकम, इनकम में सरकार की राजस्व आय ज्यादा अच्छी है, पूंजीगत आय ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा रही। यहां पर उल्टा हो जाएगा, जब सरकार खर्चा करने आएगी तो सरकार की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च, राजस्व व्यय को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन सरकार के पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहां ज्यादा अच्छा माना जाएगा। चलिए जानते हैं हर एक बात को। यहां पर बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बताया जा रहा है। पहले मैं आपको कुछ एक सामान्य बातें बताता हूं, इसी से परिभाषा ड्राइव होगी, डेफिनेशन ड्राइव होगी। वास्तव में साथियों, भारत सरकार जब खर्चा करती है, भारत सरकार यानी मोदी जी के ऐसे खर्चे जो सरकार को रोज, हर महीने, हर साल करने ही पड़ेंगे, चाहे चाहो चाहे ना चाहो, तुम्हारे माथे का बोझ है खर्चा करना, तुम्हें पैसा देना ही देना पड़ेगा। और वास्तव में ऐसा खर्चा जो सरकार को करना ही करना है, लेकिन ऐसे खर्चे से सरकार की संपत्तियों में, सरकार की प्रॉपर्टीज में वृद्धि नहीं हो रही। मतलब भारत सरकार खर्चा तो कर रही है लेकिन उससे सरकार की कोई नई प्रॉपर्टी नहीं बन रही। जब सरकार खर्चा करेगी तो सरकार की देनदारियां कम नहीं हो रही, सरकार की लायबिलिटीज खत्म नहीं हो रही। वास्तव में साथियों, सरकार का ऐसा खर्च जो ना प्रॉपर्टी को बनाता है और ना लायबिलिटीज कम करता है, ऐसा ही एक्सपेंडिचर सरकार का राजस्व खर्च कहलाता है। मैं जान रहा हूं कि आप लोग डेफिनेशन के अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि डेफिनेशन सुनो, थोड़ी बहुत समझने का प्रयास करो। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अगर आप एग्जाम्पल ध्यान रख गए तो डेफिनेशन समझना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे बोर्ड पर देखिए, अगर मैं भारत सरकार के राजस्व खर्च के आपको एग्जाम्पल्स दूं तो पहला सरकार का खर्च है देश की जनता जो सरकारी कर्मचारी बन जाती है उसे सैलरी देना। वास्तव में सैलरी देना बेकार बात नहीं होती, लेकिन सैलरी सरकार को हर महीने, हर साल देनी ही देनी पड़ेगी, सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी। तो ऐसा खर्च जो करना ही करना है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्रश्न आता है सिंपल सा आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, सरकार के द्वारा वेतन पर किया गया व्यय, वेतन पर किया गया भुगतान क्या कहलाएगा? आप आंसर देना, सरकार का राजस्व है। दूसरा, ना केवल वेतन भैया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्तमान में सरकार के लिए काम नहीं कर रहे, जो अपनी एज से आगे बढ़ चुके हैं, 65 साल के ऊपर हो चुके हैं। सरकार उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए उनको पेंशन दे रही है।
तो वास्तव में साथियों, किसी बूढ़े व्यक्ति को पेंशन देने से क्या सरकार की देनदारी, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी? आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में बताया है, लाइबिलिटी का मतलब है जब हम उधार लेते हैं तो हमारे माथे पे रखा बोझ उधार चुकाने का लाइबिलिटी कहलाता है। अब मान के चलो भारत सरकार ने ए नामक व्यक्ति, बूढ़े आदमी को पेंशन दे दी, तो क्या सरकार का जो नेपाल या जापान को लोन चुकाना है वो खत्म हो जाएगा? नहीं भैया, लाइबिलिटी तो आपको चुकानी पड़ेगी। पेंशन को दे देने से क्या देश के अंदर सरकार के पास नई प्रॉपर्टी आ जाएगी? क्या उसके पास एसबीआई के शेयर और बढ़ जाएंगे? क्या वो नया बैंक खोल लेगी, नई ट्रेन चला लेगी? नहीं भैया, ना तो वेतन दे देने से ना पेंशन दे देने से संपत्ति नहीं बन रही। इसलिए ऐसा खर्च वास्तव में बहुत अच्छा खर्च नहीं माना जाता, नॉन प्रोडक्टिव माना जाता है, गैर अनुत्पादक माना जाता है। इसी कारण आपको पेंशन सैलरी को कहां पर रखना पड़ेगा? राजस्व खर्च में। तो कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन अभी अपन वो बातें करने वाले हैं। अगला, भारत सरकार के द्वारा रक्षा पर होने वाला ऐसा व्यय जो रक्षा के अंदर विमान, हथियार खरीदने पे नहीं, केवल रक्षा डिपार्टमेंट के आम खर्च चलाने के लिए जाता है। भैया जो कर्मचारी हैं, जो सामान्य ऑफिस के गतिविधियां हो रही हैं, उस पर जो खर्च होगा। इसलिए कई बार प्रश्न आया कि रक्षा पर किया गया आम खर्च कौन से क्षेत्र में आता है, राजस्व व्यय में या पूंजीगत व्यय में? तो आंसर देना है आपको राजस्व व्यय में। लेकिन प्रश्न आता है कि राफेल विमान खरीदने में, फ्रांस से हमने खरीदा, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने में जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है? तो आंसर है नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, रक्षा पर होने वाला ऐसा खर्च जिससे हम नई प्रॉपर्टी, नई मिसाइल नहीं खरीद रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? राजस्व के अंदर यहां पर शामिल कर देंगे। अगला पॉइंट आपको देखने मिल रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट। सर्वाधिक कंफ्यूजन यही है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं से होता है, इसलिए प्रश्न भी यहीं से आएगा। सिंपल सा प्रश्न है, अगर भारत सरकार को जापान नामक देश को ब्याज का भुगतान करना पड़े, अब भैया ब्याज का भुगतान कौन करता है? जो लोन लेता है। मान के चलो आप सबसे मैंने लोन लिया, अब लोन भी चुकाना पड़ेगा मुझे, लोन का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। तो प्रश्न आएगा कि कुश बैरागी के द्वारा आप लोग को चुकाया गया इंटरेस्ट का पेमेंट मेरा कौन सा व्यय कहलाएगा, खर्च कहलाएगा, राजस्व या पूंजीगत व्यय? तो आपको यहां पर देखने मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति या भारत की सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करती है तो ब्याज को खर्च कर देना, ब्याज को दे देना, ब्याज का पेमेंट कर देना वास्तव में राजस्व व्यय माना जाता है। क्योंकि साथियों ब्याज के भुगतान कर देने से भी, इंटरेस्ट को दे देने से भी लायबिलिटी खत्म नहीं होती। इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मतलब क्या है? जैसे मान के चलो मैंने आप लोगों से 1 लाख रुपए लिए और आपने कहा कि सर आप 1 लाख के लोन के ऊपर 1 महीने बाद 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हमको चुका देना। अब मान के चलो साथियों, मैंने अगले महीने आपसे कहा कि भाई मेरे पास अभी पैसों की जुगाड़ नहीं हो पाई है, तो एक काम करो, तुम केवल ब्याज रख लो, मैं अगले महीने बाद मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट को चुका दूंगा। तो जैसे ही मैंने आपको केवल ब्याज चुकाया, तो क्या ब्याज चुकाने के बाद आप आज के बाद मेरे घर पे नहीं आओगे, मुझे परेशान नहीं करोगे? अरे करोगे भैया, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मेरे पास अभी रखा हुआ है ना। इसलिए प्रश्न आ रहा है, इंटरेस्ट पे होने वाला भुगतान क्या सरकार की देनदारी, लायबिलिटी खत्म कर देता है? नहीं भैया, वो ब्याज की लायबिलिटी खत्म कर रहा है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट वाली लायबिलिटी है वो तो बनी रही है। इसी कारण इसे अपन कहां पर रखते हैं? राजस्व के अंदर। साथियों सबसे कठिन यही है समझना, बजट के कंपोनेंट्स के अंदर किस चीज को कहां रखा जाएगा, कौन सी आय कौन सी है, कौन सा व्यय कौन सा है, यही प्रश्न आएंगे। और पक्के से जो लोग नहीं पढ़े होंगे इस सेशन को, वो गलत करके आएंगे। आप लोग यहां पर एज ले लेना, आपको सारी बातें समझा रहा हूं मैं, इसलिए लिख के रख लो और ये सारी बातें सही करना कि भैया सैलरी पर व्यय राजस्व है, पेंशन पर व्यय राजस्व है, डिफेंस और ब्याज पर करने वाला खर्च भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उत्पादन में वृद्धि नहीं करता, उत्पादन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में वृद्धि नहीं करता, ये नॉन फर्टाइल है, नॉन प्रोडक्टिव है। अगला पॉइंट, अगर मान के चलो म्यांमार के अंदर ऐसा हुआ था, म्यांमार में भूकंप आया और भूकंप आ जाने से म्यांमार के कुछ मंदिर, टेंपल्स या कुछ स्ट्रक्चर्स तबाह हो गए, तो भारत सरकार ने मानवतावादी दिल दिखाते हुए कुछ पैसों का दान म्यांमार को कर दिया। अरे भैया, जब आप दान करोगे तो क्या दान का पैसा वापस लोगे? नहीं ना। हम मंदिर जाके दान करते हैं, किसी गरीब को दान करते हैं, तो दान का पैसा गया मतलब गया, अब वो आने वाला नहीं है। तो अगर आपने किसी देश को दान कर दिया, अच्छा कभी कभी क्या होता है, मोदी जी जो केंद्र सरकार है, वो मोहन यादव या योगी जी जो राज्य सरकार है उसे भी डोनेशन देते हैं।
इसे अपन कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को ग्रांट देना, अनुदान देना। समझ पा रहे हैं? तो दान दूसरे देश को भी दे सकते हैं, या केंद्र सरकार राज्यों को भी अनुदान दे सकता है, जो बाद में नहीं चाहिए मोदी जी को, दे दिया मतलब दे दिया। तो वास्तव में ऐसा पैसा जो दे दिया मतलब दे दिया, अब नहीं आने वाला, वो भी राजस्व व्यय के अंदर शामिल किया जाएगा। साथियों गलती से भी बात नहीं भूलना है। समझ पा रहे हैं? डेफिनेशन ये कहती है ऐसा खर्चा जो सरकार की संपत्तियां ना बढ़ाए। सरकार की प्रॉपर्टी देखो नहीं बढ़ रही है, सरकार खर्च कर रही है लेकिन प्रॉपर्टी उतनी की उतनी है। दूसरा, सरकार की लाइबिलिटी खत्म ना करे, लाइबिलिटी उतनी की उतनी रहे। इसीलिए ऐसे खर्च को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि भैया कुछ तो करते। अगर भारत सरकार ने खर्चा किया तो या तो प्रॉपर्टी बन जाती तो अच्छा होता, या सरकार के माथे का बोझ कम हो जाता तो अच्छा होता। दोनों ही कम नहीं हुई। इसीलिए हम वास्तव में कहते हैं सरकार को कि सरकार को अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा कम करना चाहिए। और यही कारण है साथियों, वर्तमान में भारत सरकार कई जगह से ये जो पेंशन वाला मामला है वो खत्म कर रही है। बार बार सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है कि भैया तुम्हारा फालतू खर्चा, राजस्व खर्चा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो सरकार ने पेंशन बंद कर दी। एक और चीज, इन सभी पॉइंट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां नहीं लिखा है, अपने नोट्स में शामिल कर लेना, उसका नाम है भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडीज। उज्ज्वला सिलेंडर पर सब्सिडी, घर पर सब्सिडी, किसानों के फर्टिलाइजर पर सब्सिडी। ये जो सब्सिडी दी जा रही है वास्तव में सरकार देती रहती है। सरकार को फायदा नहीं, जनता को फायदा होता है, लेकिन संपत्ति नहीं बनती, प्रॉपर्टी नहीं बनती, लाइबिलिटीज खत्म नहीं होती। इसलिए सब्सिडी पर होने वाला खर्चा भी वास्तव में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। वर्तमान में आप ये भी देख पाओगे सरकार फेज आउट मैनर्स में सब्सिडी खत्म करती जा रही है। सिलेंडर पर सब्सिडी थोड़ी बहुत मात्रा में दी जा रही है, हाउस सब्सिडी सरकार कभी बंद कर देती है, कभी दे देती है। सरकार फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कम करती जा रही है। मतलब सरकार के दो टारगेट्स हैं, पेंशन पर खत्म करना मामला, पेंशन कटौती करके पैसा बचाना। आप वर्तमान में देख रहे हो सरकार पेंशन पर पैसा बचा रही है। दूसरा, सब्सिडी का सरकार पैसा बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। तो ये सारी चीज आपको देखने मिलेंगी राजस्व व्यय के अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। साथियों राजस्व व्यय के बाद में आपको देखने मिलता है सरकार का पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय बहुत आवश्यक है इस देश के लिए। बार बार इकोनॉमिक सर्वे कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस करता है, आपको उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, सरकार के द्वारा होने वाला पूंजीगत व्यय या सरकार के द्वारा होने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर वास्तव में एक ऐसा खर्चा होता है जिससे सरकार की या तो संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है, या सरकार की लाइबिलिटीज कम हो जाती है। मतलब दोनों ही पॉइंट में अच्छा माना जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए रखा हुआ है। अब या तो मैंने 1 लाख से सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, अभी सोना चांदी का भरोसा नहीं है। वैसे मैं बताऊंगा एक आध दिन सोने चांदी का भी हम पूरा एक बार एल्गोरिथम समझेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसे करना चाहिए, वर्तमान में भविष्य में क्या होगा, उसकी बात भी हम करेंगे शेयर मार्केट के समय पर, ईटीएफ पढ़ते समय। वास्तव में मान के चलो मैंने 1 लाख से सोना खरीद लिया, तो मैंने खर्चा तो किया लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई ना भैया, उससे मैं पैसा कमा सकता हूं। या 1 लाख से मैंने एक फोन खरीद लिया, 1 लाख से मैंने एक बाइक खरीद ली, मतलब मेरे खर्चे से मेरे पास संपत्ति आ रही है, तो ऐसा खर्चा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसी प्रकार भारत सरकार पैसा तो खर्च करे लेकिन उससे नया रोड बन जाए, नया स्कूल बन जाए, आईआईटी बन जाए, देश के अंदर कोई संपत्ति आ जाए, राफेल विमान आ जाए, रक्षा के हथियार आ जाए, तो जो संपत्ति बनाने वाला खर्च है वो पक्के से कभी ना कभी हमको लाभ देगा। मतलब ऐसा खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत खर्च कहलाएगा। समझ पा रहे हैं साथियों? दूसरा मामला आपको देखने मिल रहा है, जैसे मान के चलो अगर भारत सरकार ने किसी से लोन लिया, जापान से लोन लिया, 1 लाख का भारत सरकार के ऊपर लोन है। अगर भारत सरकार ने 1 लाख रुपए वापस जापान को चुका दिए, तू पकड़ तेरा पैसा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, अब ना तू मुझसे बात करेगा मैं तुझसे बात करूंगा। सोच के देखो साथियों, अगर भारत ने जापान को पैसा मुंह पे मार दिया तो भारत सरकार की लाइबिलिटी कम हो गई ना, माथे पर बोझ ही नहीं बचा, ना ब्याज देने का, ना सुनने का, ना सारा काम करने का। मैंने किसी से उधार लिया और मैंने उसका उधार उसके मुंह पे मार दिया, तो ये मेरा पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि इससे लाइबिलिटीज कम हो रही हैं। या तो संपत्ति बना लो या लाइबिलिटीज कम कर लो, दोनों अच्छा है। एक और तीसरी बात, वास्तव में पूंजीगत व्यय ऐसा खर्चा भी है जिससे आपकी लेनदारी बढ़ जाए। साथियों लेनदारी का मतलब क्या है? लेनदारी का मतलब जब मैं उधार देता हूं, जब मैं स्वयं उधार बांटता हूं साहूकार की तरह, तो आप लोगों से पैसा लेने की क्षमता, मेरी हैसियत कि मैं आपसे पैसा छुड़ा सकूं, दैट इज लेनदारी, दैट इज एसेट। तो वास्तव में अगर भारत ने मान के चलो नेपाल देश को पैसा दिया, तो भारत नेपाल से ना केवल पैसा लेगा बल्कि ब्याज भी लेगा।
तो जब भारत सरकार लोन बांटती है, लोन चुकाती है, वो तो है ही है, जब हम लोन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। दो चीजें यहां पर, एक है लोन डिस्ट्रीब्यूशन, नेपाल को अगर हम लोन देंगे तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन जापान जिससे हमने लोन लिया है उसको हम लोन चुकाएंगे, उसे बोलते हैं लोन का पेमेंट करना, वो भी पूंजीगत खर्च माना जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना, उधार के वितरण, उधार को चुकाने में लोन डिस्ट्रीब्यूशन, लोन के पेमेंट में दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसे याद रख लो। जब भी क्वेश्चन आएगा लोन से तो लोन का संबंध हमेशा केवल कैपिटल से होगा। जब भी शब्द आए लोन तो आप समझ लो लोन का मतलब है कैपिटल। मैं प्रश्न पूछूंगा अगर तुम उधार ले रहे हो तुम्हारी कौन सी इनकम हुई, तो भैया उधार के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय पूंजीगत आय थी। लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, उधार की जब भी बात आए तब समझो वो बात हो रही है पूंजीगत की, चाहे वो खर्चे की हो चाहे इनकम की हो। जैसे उधार का चुकाना, उधार बांटना कौन सा एक्सपेंडिचर है, आपके दिमाग में आ चुका है कि लोन का मतलब है कैपिटल। जबकि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जब प्रश्न आएगा ब्याज का, इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट ऑलवेज फॉल्स इन दी सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू। जब भी ब्याज की बात आएगी तब हमेशा राजस्व की बात आएगी। जैसे मैंने कहा ब्याज की प्राप्ति करना कौन सी आय है, आप बोलो राजस्व आय है। समझ पा रहे हैं? या तो आप कॉन्सेप्ट याद रख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फैक्ट याद रखो, ब्याज का संबंध राजस्व है। जब मैं किसी देश को उधार के बदले ब्याज चुका रहा हूं तो कौन सा खर्च है, राजस्व खर्च है, बता चुका हूं आपको। समझ पा रहे हैं? तो ब्याज का संबंध रेवेन्यू से, जबकि आपको पूंजीगत संबंध, कैपिटल का संबंध देखने मिल रहा है उधार से। दोनों बातें याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर लोन डिस्ट्रीब्यूशन चेक हो चुका है, लोन का रीपे चेक हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भैया अगर रोड बनाते हैं तो सीधी बात है संपत्ति बनेगी, संपत्ति बढ़ेगी मतलब हमारा फायदा होगा। एसेट फॉर्मेशन करती है सरकार, सरकार कुछ नया नया काम करती है, तो ये सारा खर्च सरकार का कौन सा खर्च माना जाएगा, वास्तव में सरकार का पूंजीगत व्यय, पूंजीगत खर्च माना जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में बार बार क्वेश्चन आया है कि जब देश के अंदर मंदी आती है भैया, तो मंदी से बचने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत सरकार को खर्च करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मंदी से बचने के लिए जनता की जेब में होना चाहिए पैसा, और पैसा जब आएगा जब सरकार खर्च करेगी, और सरकार जब खर्च करती है तो बाजार में फ्लो ऑफ मनी, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है। मुद्रा की तरलता बढ़ जाने से उत्पादन या प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा अपने आप मंदी खत्म हो जाएगी। ये बात आप समझ रहे थे। लेकिन एक नई बात, प्रश्न आया है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मंदी से बचने के लिए सरकार के द्वारा पूंजीगत व्यय में क्या परिवर्तन किए जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहा जाता है इसको, कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा। सोच के बताओ साथियों, अगर भारत सरकार मंदी से इस देश को बचाना चाहती है तो अपना पूंजीगत खर्च मतलब योजनाओं पर खर्च ये कम कर लेगी या और बढ़ा देगी। वास्तव में सरकार देश की इकोनॉमी को मंदी से बचाने के लिए चाहेगी कि जनता के जेब में पैसा आए, और पैसा आने के लिए सरकार लूप पर योजनाएं चलाएगी, और लूप पर योजना चलाने के लिए सरकार को ऐसे खर्च बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वास्तव में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से अपनी योजनाओं को आप तक पहुंचाएगी। और यही हुआ था कोरोना की मंदी से बचने के लिए, कोरोना के कॉन्ट्रेक्शन से बचने के लिए भारत सरकार ने जो फिस्कल स्टिमुलस दिया 20,000 करोड़ का, उसमें मनरेगा की योजना में पैसा बढ़ाया गया था ताकि ज्यादा रोड बने, ज्यादा रोड बनेंगी, ज्यादा सीमेंट खरीदी जाएंगी, ज्यादा लोग को रोजगार मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा और मार्केट के अंदर बूम आ जाएगा। तो सीधी बात है, मंदी से बचना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो। अगर प्रश्न आता है कि अगर किसी इकोनॉमी में भारत सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है तो ये बेकार बात है, अच्छी बात है? देखो बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है तो हमेशा बेकार है, लेकिन अगर किसी कंडीशन में भारत सरकार अगर पूंजीगत व्यय थोड़ा बहुत बढ़ा रही है परसेंटेज के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे आया है, एक दिन डिस्कस करता हूं आराम से मैं शानदार रूप से, क्या क्या पॉइंट समझने हैं। अगर इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आता है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाया है पिछले साल, मतलब सरकार ने पक्की बात है मंदी से बचने के लिए कुछ अच्छा प्रयास किया होगा। तो कभी कभी पूंजीगत व्यय का बढ़ना भी अच्छा माना जाता है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं कभी कभी, हमेशा नहीं। तुम फालतू खर्च करोगे तो पक्की बात बेकार है, लेकिन चीजों से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ सकता है, इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं पूरी चीजों को एक बार इन शॉर्ट कर देता हूं। भैया बजट बनती है दो चीजों से, एक का नाम है आय,
दूसरे का नाम है व्यय। भैया आय कितनी प्रकार की? दो प्रकार की, राजस्व आय और पूंजीगत आय। यहां पर भी जो व्यय है, व्यय को अपन एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आय कितनी प्रकार की? राजस्व दो, जब सरकार जनता से कर लेगी, दैट इज रेवेन्यू इनकम। दूसरा, जब सरकार देश की जनता पर चालान लगाएगी, दैट इज रेवेन्यू इनकम। जब सरकार किसी जिसको लोन दिया है उससे ब्याज की वसूली करेगी, दैट इज रेवेन्यू इनकम। जब भारत सरकार अपने सरकार के उद्यम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से प्रॉफिट कमाएगी, दैट इज रेवेन्यू इनकम। ये सब ध्यान रखना है। अगर भारत सरकार किसी देश से उधार लेगी, दैट इज कैपिटल इनकम। अगर भारत सरकार ने किसी को उधार बांटा है, उससे अपना ही उधार वापस लेगी, दैट इज ऑल्सो उधार की वसूली, द पूंजीगत आय। अगर भारत सरकार अपनी संपत्ति बेचेगी, उसे अपन कहते हैं विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो अ पूंजीगत आय, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल इनकम। समझ पा रहे हैं? अब बात करते हैं व्यय की। जब भारत सरकार पेंशन पर खर्च करे भैया, तो आवश्यक नहीं है, मतलब उस व्यक्ति के लिए तो आवश्यक है, लेकिन इकोनॉमी में उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ेगी। भारत सरकार सैलरी पर खर्च करे, राजस्व है। भारत सरकार किसी देश का इंटरेस्ट पेमेंट करे, ब्याज का भुगतान करे, राजस्व व्यय माना जाएगा। वास्तव में सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान करना, होम सब्सिडी, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एक और चीज बताई, भारत सरकार के द्वारा दूसरे देशों को डोनेशन देना, राजस्व व्यय है। भारत सरकार के द्वारा राज्यों को अनुदान दे देना, ग्रांट्स देना, ये भी राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एक और चीज, भारत सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, वास्तव में कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, भारत सरकार के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जी की स्टेचू ऑफ यूनिटी की स्थापना करना, ताकि पर्यटन बढ़ सके, पैसा आ सके, लोग देखने जाएं, और हमारे जो लौह पुरुष माने जाते हैं उनकी ख्याति ना केवल देश बल्कि दुनिया में तो है और फैलती जाए, चिरकाल तक जीवित रहे, ऐसे स्टेच्यू को बनाना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो भी सरकार का पूंजीगत व्यय माना जाएगा। उधार बांटना, उधार चुकाना भी पूंजीगत व्यय माना जाएगा। तो भैया इस चार्ट को अच्छे से कॉपी के अंदर बना लेना, और कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे आंसर्स देने को तैयार हूं। तो मैं कल से वापस से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें फिर से वो 3 क्वेश्चन में लास्ट में शामिल करूंगा, आपको आंसर देना होगा और मैंडेटरी आपको आंसर देना होगा। समझ पा रहे हैं? तो भैया गेप नहीं करना है। फिर वही बात, अगर आप ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको कॉम्बो ऑफर दिया जा रहा है। कॉम्बो ऑफर के अंदर ना केवल करंट अफेयर्स, ना केवल स्ट्रेटेजी के भर पल्ले आपको चीजें मिल रही होंगी, देवाशीष सर में मल्टीपल टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। तो क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करो, हमारे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लगातार जुड़े रहो, तैयारी को शार्प करो। मैं जुड़ा हुआ हूं इकोनॉमी को तैयार करने के लिए। पूरी प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई है, वापस बता देता हूं, ये पूरी प्लेलिस्ट चेक करो ताकि जीवन आसान हो जाए। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको वापस से चेकआउट करनी है, सारे लेक्चर्स देखने हैं, सब पर कमेंट करना है, क्या चीज समझ में आई, क्या चीज नहीं आई, इससे मोटिवेशन मिलेगा। लगातार लेक्चर्स आएंगे, अभी तो केवल 17-18 लेक्चर्स हुए हैं, हम इतने सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।